हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बीडीके में। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। ठीक है, आज आप लोग 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए, मात्र 22 कम है। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला के हम ठीक है कराएंगे प्रैक्टिस सेट नोट्स। देखिए, जो बिहार पीजीटी का पेपर होगा, ठीक है, 80 क्वेश्चन का होता है विषय का, और प्लस 40 क्वेश्चन जीएस का। इससे आपकी 120 क्वेश्चन पे मेरिट बनती है। ठीक है, तो भूगोल विषय की अगर आप जनरल हैं, जनरल कैटेगरी में है, तो आप अगर 70 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं 120 में से, तो आपका सिलेक्शन 100% होने की संभावना है। अगर आप लोग ओबीसी या ईवीएस हैं, बिहार के हैं, तो आप लोग अगर 65 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तभी आपकी सिलेक्शन होने की चांस है। ठीक है, अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस हैं तो आप लोग कम से कम 65 प्लस करेंगे तभी सही सिलेक्शन होगा। अगर आप लोग महिलाएं हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी की हैं, तो कम से कम 68 प्लस क्वेश्चन महिलाएं अगर सही करती हैं तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना है। अगर आप बिहार पीजीटी, ठीक है, ईवीएस और ईवीएस ओबीसी बिहार की महिलाएं हैं, तो कम से कम वह अगर 65 क्वेश्चन सही करती है तो उनकी सिलेक्शन होने की संभावना पूरी है। अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी के बिहार के पुरुष हैं, ठीक है, तो कम से कम आप 60 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी। अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी के महिलाएं हैं तो कम से कम आप लोग, ठीक है, 58 प्लस क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। इतना क्वेश्चन करने के लिए कम से कम आप लोगों को भूगोल में 45 या 50 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे भूगोल में। बाकी फर्स्ट पेपर जो 80 क्वेश्चन का समानाध्यन आ रहा है, 40 क्वेश्चन का, उसमें से कम आपको 20 से 25 क्वेश्चन सही करने होंगे, तब जाके आप 60 प्लस या 70 प्लस पहुँचेंगे। ठीक, तो जो भूगोल के क्वेश्चन आएंगे, अधिकांश क्वेश्चन यानी 70 से 75% क्वेश्चन, 80 में से 70 से 75% क्वेश्चन यानी लगभग 50 से 55 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन जो आएंगे वह कहाँ से आएंगे, एनसीईआरटी से आएंगे। 20 से 25 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बाहर के आएंगे। तो आप लोग एनसीईआरटी से जो बाहर के क्वेश्चन आएंगे उसके चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन आपके आएंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसी पे फोकस करिए सिलेक्शन अगर लेना है तो। ठीक है, बाकी आप लोग ज़्यादा मटेरियल पढ़ने के चक्कर में आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं वह नहीं पढ़ेंगे तो इससे आपको नुकसान ही होगा। मात्र 1 महीना बचा है, ठीक है, 1 महीने से कम ही बचा है। आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए और सिलेक्शन लीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जेट धारा की सर्वाधिक गति होती है। तो जो जेट धारा होती है उसकी जो सर्वाधिक गति होती है वह शीतकाल में होती है। अगर सबसे कम अगर गति पूछता तो हो जाता है ग्रीष्मकाल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर स्थित है। तो जो मासिन राम है वह खासी पहाड़ी पे स्थित है, जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है, यह मेघालय राज्य में स्थित है। तो खासी पहाड़ी पे सबसे अधिक जो वर्षा वाला स्थान है मासिन राम वह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस औषधीय पादप का प्रयोग रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा बी, सर्पगंधा। क्वेश्चन नंबर 4, घड़ियाल जो मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो एकमात्र देश में पाई जाती है, वो कहाँ पाई जाती है, वह भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है। तो जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वह 943 है। ठीक है, अगर शिशु लिंगानुपात पूछता तो 929 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में ज़्यादातर चक्रवात आते हैं। तो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जो ज़्यादातर चक्रवात आते हैं वह अक्टूबर से नवंबर के महीने के बीच में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे भूमि आर्द्रता सूखा कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा एक, कृषि सूखा को भूमि आर्द्रता सूखा कहा जाता है। तो सूखा के 3 प्रकार होते हैं, कृषि सूखा, जल विज्ञान सूखा, पारिस्थितिकीय सूखा। ये तीनों को जो भी लोग भी नोट्स लिए होंगे वो सब कुछ हमने उसमें प्रोवाइड कराया है। क्वेश्चन नंबर 8, अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। तो इसमें से जो अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है वह है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और गुजरात का कच्छ क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देते हैं, मानव भूगोल का कौन सा उपागम कंप्यूटर और परिष्कृत सांख्यिकी विधियों के प्रयोग के लिए विशिष्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ए, स्थानीय संगठन। तो मानव भूगोल का जो उपागम है, 6 उपागम है,
यह एग्जाम में इस उपागम को जरूर पूछने की संभावना है, तो आप लोग 6 उपागम को जरूर जानें। स्थानीय संगठन, क्षेत्रीय विभेदन, उत्तर आधुनिकता व ठीक है प्रादेशिकरण, ये सब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है, तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा जो महाद्वीप है वह है अफ्रीका महाद्वीप। पहले पे है एशिया, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे पाई जाती है, ओशिनिया जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जननांगिक संक्रमण की कौन सी अवस्था महामारियों और भोजन की निश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिए अधिक पुनरुत्पादन करती है? तो क्वेश्चन नंबर 11 को जगह ए, प्रथम अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो गुण में सकारात्मक जो परिवर्तन है यह विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी एकल कृषि है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, डेयरी कृषि, रोपड़ कृषि, ये सब दोनों जो है एकल कृषि है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा डी, कृत्रिम रेशा और नमक जो है यह रसायन आधारित। क्वेश्चन नंबर 15, वे काम जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा बी, पंचम क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है? तो जो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है वह है जिनेवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कितने देश सम्मिलित हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा बी, 7 देश सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन आंत्रपोपत्तन है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सिंगापुर, रॉटरडम, कोपेनहेगन, ये सब आंत्रपोपत्तन है। आंत्रपोपत्तन वह पत्तन होता है जहाँ पे क्या होता है, दूसरे देश के जो जलयान आते हैं वहाँ पे रुकते हैं, उसका रुकने के बाद वहाँ ठीक सामान वहाँ पे चाय नाश्ता पानी ये सब करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी बस्तियाँ समतल क्षेत्रों अथवा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा भी, आयताकार प्रतिरूप। जो रेखीय अफवाह प्रतिरूप है यह सड़कों के किनारे, ठीक है, रेल लाइन के किनारे, नदी के किनारे, इन सब जगहों पाई जाती है। जबकि जो वृत्ताकार प्रतिरूप है बस्तियों का वह किसी झील के किनारे, ठीक है, तालाब के किनारे या किसी गिरजाघर मंदिर के किनारे, ठीक है, बस्ती है। क्वेश्चन नंबर 20, मेगालोपोलिस विश्व नगरी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जीन गॉटमैन ने मेगालोपोलिस यानी विश्व नगरी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सर्वेक्षण विभाग पूरे देश के स्थलाकृति मानचित्र को किस मापनी पर व्यक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 22, भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, देहरादून। ये सब प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है। ठीक है, जो लोग नोट्स लिए हैं उन लोगों को प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी उपलब्ध कराया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वह PDF ही है, मात्र 20 पेज का है। उसमें से जो BPSC TRA 3 के जो भी क्वेश्चन आए थे 6-7 क्वेश्चन, उसी 20 पेज के PDF में ही सारे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुव से गुजरते हैं। कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है। डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सभी सही है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितना होती है? 111 किलोमीटर, ये भी सही है। सभी यामोत्तर वृत्त के समान प्रतीत होते हैं जो ध्रुव पे गुजरते हैं, बिल्कुल सही है। यामोत्तर मतलब अच्छा देशांतर रेखा। ठीक है, कुल अक्षांशों की संख्या 179 होती है, ये भी सही है। इसलिए सही है क्योंकि ठीक विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, इसको 0 डिग्री भी कहते हैं। यहाँ से एक शुरू होता है, एक से लगाई 90 डिग्री यहाँ पहुँचता है और एक से लगाई 90 डिग्री यहाँ पहुँचता है। लेकिन जो 90 डिग्री की अक्षांश रेखा है वह एक रेखा ना होके एक बिंदु हो जाती है, इसलिए इसको काउंट नहीं करते। 79 इधर काउंट करते हैं और 79 इधर प्लस एक ये वाला, तो यह 179 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा प्रक्षेप चावल
चाय काफ़ी रबड़ के क्षेत्र को दर्शाने के लिए उपयुक्त है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा राइट आंसर ए सम क्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। ये सब सारे क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल के नोट्स से ठीक है पूछा गया है। यह हमने जो नोट्स है मात्र 20 पेज में बनाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है। ठीक है, अगर आप लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का प्रैक्टिस सेट और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग मोबाइल नंबर 7054351253 पर मैसेज करके आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। गारंटी है अगर यह नोट्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मात्र नोट्स ही पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी और कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 25, किसी भूमि उपयोग का जनरेटर होता है। ए है परिवहन सुविधा, बी है औद्योगिक इकाई, सी है पूंजी, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी परिवहन सुविधा, औद्योगिक इकाई, पूंजी, ये सब भूमि उपयोग का जनरेटर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र तथा स्केच में अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है स्थल रूपों का प्रदर्शन यह मानचित्र और स्केच में अंतर नहीं होता है। ठीक है, जबकि मापक और उत्तर दिशा क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा सी अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन विचार के प्रतिपादक हैं। तो यह टी हैंगर स्टैंड है। ठीक है, जबकि वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत दिया था, जबकि ग्रिफिथ टेलर ने नौ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की थी। क्वेश्चन नंबर 28, मलेशिया की स्थानांतरणशील कृषि कहलाती है। तो यह लदांग कहलाती है। लदांग इंडोनेशिया में भी स्थानांतरित कृषि को लदांग कहते हैं, जबकि चीना जो स्थानांतरित कृषि है यह श्रीलंका की है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 29, 1:2.5 लाख प्रदर्शक भी वाले मानचित्र का अक्षांशित तथा देशांतरित विस्तार क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी एक अंश गुणे एक अंश। हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है। तो जो टेहरी बांध परियोजना का विवाद संबंधित है यह रुको और जाओ नियतवाद विचारधारा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 31, किस वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है। तो पंख वर्षा से भूमि उपजाऊ होती है। क्वेश्चन नंबर 31, पंख मतलब कीचड़। ठीक है, पंख मतलब कीचड़। क्वेश्चन नंबर 32, तापमंडल का दूसरा नाम है, इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारतीय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार मध्य देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है। तो यह उज्जैन से गुजरती है। जो प्राचीन भूगोलवेत्ता थे इन्होंने जो देशांतर रेखा खींचा था यह भारत के ठीक है उज्जैन से बीचों बीच से होकर गुजरता था। यह 3 स्थानों से होकर गुजरता था, एक मेरू पर्वत, ठीक है, और एक उज्जैन और एक श्रीलंका। इस तरह से तीनों आपको याद रखना है, मेरू पर्वत, उज्जैन और श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। तो यह 79 होती है। मान लिया यह है पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा भूमध्य रेखा। तो 45 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में पाया जाएगा। मान लीजिए 45 डिग्री अक्षांश रेखा है तो दो देशांतर रेखाओं के बीच, तो देशांतर रेखा ठीक है इस तरह होते हैं, इनके बीच की दूरी जो होती है यह 79 किलोमीटर होती है। ऊपर ध्रुवों पे जाते जाते इनके बीच की दूरी कितना होती है, 0 किलोमीटर हो जाती है। हम लोग क्वेश्चन में पहले ही रहते हैं, पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है। तो जो पर्यावरण प्रदूषण है वह वैज्ञानिक नियतवाद और नवनियतवाद को जन्म दिया है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय रेलवे प्रणाली को कितने जोनों में विभाजित किया गया है। तो यह 16 भागों में विभाजित किया गया है। बार बार कह रहा है जब तक एनसीईआरटी में 18 नहीं छप के आ जाता तब तक आप लोग 16 ही मानिएगा एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रीय योजना संबंधित है। तो जो क्षेत्रीय योजना है यह विकास के क्षेत्र विशिष्ट उपागम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना है। तो यह कोयली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देते हैं, चट्टानों का दाब तथा ताप के कारण कड़ा होना कहलाता है। तो यह कायांतरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 40 देते हैं, ब्लू कॉलर श्रमिक संबंधित है। तो जो ब्लू कॉलर श्रमिक होते हैं यह द्वितीय क्रियाकलाप से संबंधित होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग पीजीटी भूगोल विषय का बिहार पीजीटी भूगोल विषय का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस मोबाइल नंबर पे ठीक है मैसेज करें, वहाँ से आपको प्रैक्टिस सेट और नोट्स ठीक है बहुत ही कम दामों में दिया जाएगा। देखिए, अगर आप लोग नोट्स लेते हैं आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टू द पॉइंट ये नोट्स है। केवल बार बार आप रिवीजन नोट्स को करेंगे, आपको बेहतरीन
तैयारी आपकी हो जाएगी और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो इससे आपको खुद अनुभव हो जाएगा कि हमने अभी तक क्या पढ़ा और एग्जाम में क्या पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, राज्य के अंतर्गत जिलों का प्रदर्शन किस प्रकार के स्थानिक आंकड़ों द्वारा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुभुज द्वारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, भारत में सभी अवधियों में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए? तो क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा बी, बांग्लादेश से आए। क्वेश्चन नंबर 43, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा ए, लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 44, वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती कहलाती है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा बी, बंजर व व्यर्थ भूमि कहलाती है। ठीक है, पुरातन प्रति जो भूमि 1 से 5 वर्ष तक, ठीक है, पड़ती रहती है उसको पुरातन प्रति कहा जाता है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि यानी वह भूमि जो वर्तमान प्रौद्योगिकी की सहायता से फिर से, ठीक है, कृषि करने योग्य हो जाती है उसको कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, कोयले का मुख्य रूप से प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ताप विद्युत में भी और लौह अयस्क प्रगलन में भी और घरेलू ईंधन में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 46, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी लिमिटेड की स्थापना यानी गेल की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1984 में हुई थी, 1984 में बी। क्वेश्चन नंबर 47, भूमिगत ताप के उपयोग का पहला सफल प्रयास कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर सी, बाजे, यूएसए में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 48, विजयनगर इस्पात संयंत्र होसपेट किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48 का राइट आंसर ए, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 49, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, एक से अधिक, क्योंकि यह यहाँ एक मुंबई एक पत्तन भी है और वित्तीय केंद्र भी है और यहाँ कपास भी निकट क्षेत्रों में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 50, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हो जाएगा बी। यह क्वेश्चन बार बार कराया गया है क्योंकि इसका एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 52, द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसकी है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का हो जाएगा सी, एहरलीज की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणी विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो यह पारितंत्र विकास। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक संचार का साधन है? तो यह इंटरनेट। इंटरनेट का उपयोग केवल एक ही व्यक्ति करता है, ठीक है, हर व्यक्ति का अपना पर्सनल इंटरनेट का उपयोग होता है, जबकि टेलीविज़न, ठीक है, दूरभाषा, ये सब सार्वजनिक संचार के साधन है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर सी, मारमागांव पत्तन। क्वेश्चन नंबर 56, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? तो ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 56 का हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण से होती है? तो यह होती है डायरिया। डायरिया जो बीमारी होती है यह जल प्रदूषण से होती है। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर हो जाएगा डी, हेपेटाइटिस और डायरिया दोनों जल प्रदूषण से संबंधित बीमारी है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? तो जो यौवन है यह सबसे लंबी अवधि है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का हो जाएगा राइट आंसर सी, विभेदन जो है वर्तमान वायुमंडल के संशोधन में सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, सभी प्राकृतिक भूकंप आते हैं तो कहाँ पे आते हैं? यह स्थल मंडल में आते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित है? भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल को सम्मिलित भाग को ही स्थल मंडल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, पोलर फ्लिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो अपर्दन जो है यह एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 63, स्थलरूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव करती है? तो यह तरुणा अवस्था में। अधोमुखी कटाव यानी घाटी को काटती है, तो यह तरुणा अवस्था में काटती है। क्वेश्चन नंबर 64, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर दिन की अवधि होती है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का हो जाएगा ए, 13 घंटा 12 मिनट। क्वेश्चन नंबर 65, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाली ताप का स्थानांतरण कहलाता है? तो इसको कहते हैं अभिवहन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, जब समदाब रेखाएं दूर दूर होती है तो दाब प्रवणता होती है, तो क्या होती है?
यह कम होती है। 66 का हो जाएगा ए। और जब समरेखाएं पास पास होती है तो दाब प्रवणता यह अधिक होती है। दाब प्रवणता का मतलब दाब में अंतर, ठीक है। यानी इस तरह का हम बोले जब सम दाब रेखाएं दूर होती है तो दाब में अंतर होती है, तो प्रवणता का मीन्स क्या होता है, अंतर, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अटलांटिक महासागर में किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं हरिकेन। जबकि चक्रवात भारत में बोला जाता है और बिली बिली कहाँ बोला जाता है, यह ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 68। कुहासे में कोहरे की अपेक्षा नमी क्या होती है। कुहासे में कोहरे की अपेक्षा जो नमी होती है वह अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 79। फ्रंटल वर्षा होती है, तो फ्रंटल वर्षा बहिरुष्ण चक्रवात में होती है। इसी को शीतोष्ण चक्रवात भी बोलते हैं। बहिरुष्ण को ही शीतोष्ण चक्रवात भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 70। प्लेटियो स्टेशन स्थित है। जो प्लेटियो स्टेशन है यह अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71। पृथ्वी के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान होता है, तो पृथ्वी के निकट वायु का जो औसत वार्षिक तापमान होता है यह 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन नंबर 72। महासागरीय अर्धस्थल का प्रमुख भाग कितनी गहराई में पाया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट आंसर होगा सी, 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, तो जो तुंगता है यानी ऊंचाई, तुंगता का मीन्स ऊंचाई। देखिए शब्द का मतलब अगर जान गए आप लोग तो ज़्यादा क्वेश्चन सही करें। तुंगता के मीन्स ऊंचाई, ऊंचाई जो है यह महासागरीय जल के तापमान को वितरण के प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74। जहाँ महासागरीय मग्न तट अपेक्षाकृत संकरे होते हैं वहाँ ज्वारी उभार होते हैं, तो क्वेश्चन 74 को जगह बी, निम्न ऊंचाई वाले। जहाँ सकरे यानी पतले होंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, जो ज्वारी उभार होगा वह निम्न ऊंचाई वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 74 का बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 75। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, तो जो कहते हैं सवाना कहते हैं। जबकि प्रेयरी और स्टेपी यह शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 76। चट्टानों में पाए जाने वाले लौहांश के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या निम्नलिखित में से क्या बनाती है, तो क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा बी, जिसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 77। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, तो क्वेश्चन नंबर 77 का हो जाएगा बी, कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, तो ब्राज़ील में के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 79। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है, तो 79 का हो जाएगा बी, गर्म दिन होगी और रातें क्या होगी, ठंडा होगी। जबकि गर्मी की जो विशेषता होगी, गर्म दिन होगा और गर्म रातें भी होगी, ठंडा दिन ठंडी रातें, ठीक है, यह नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस गैस को प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट होगा सी, ऑक्सीजन को प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता। लेकिन ऑक्सीजन जब जाके किसी गैस से क्रिया कर लेती है तो ये भी ग्रीन हाउस गैस में सम्मिलित हो जाती है, लेकिन यह प्रत्यक्ष रूप से ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। यह बिहार पीजीटी भूगोल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। अगर आप लोग 10 प्रैक्टिस सेट और लेना चाहते हैं मात्र 150 रुपये में 10 प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और बिहार पीजीटी संपूर्ण नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग इस मोबाइल नंबर पर 70543512 पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स अगर आप लेते हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।